हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोइल मैकेनिक्स हम अपना डिस्कस कर रहे हैं और सोइल मैकेनिक्स में अब तक क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे गाइज, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक इस वीडियो में देखेंगे। और गाइज आज बहुत सारी नई चीज़ें आप इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे गाइज लेक्चर को बिना किसी डिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं गाइज, जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों से बोल रहा है कि इफ़ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कैसेग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर देन लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीज। यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है गाइज कि जो आप लोगों की लिक्विड लिमिट होगी सॉइल की वो ऑलवेज इंक्रीज होगी। कहने का मतलब क्या है? देखो, हमको पता है कि जो लिक्विड लिमिट डिवाइस होती है हमारे पास, उसमें से एक डिवाइस हमारे पास कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस होती है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो और उसमें जो कप होता है आप लोग का, अगर वो कप आप लोग का हार्ड रबर बेस पे ना गिर करके उसको एक सॉफ्ट बेस पे आप लोग गिरा रहे हो, ठीक है, उसको ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को बताना है कि उसका इफेक्ट लिक्विड लिमिट पे क्या पड़ने वाला है। सही है। तो हम बात करेंगे गाइज कि कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास मेथड होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट्स को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा इस सबसे पहले हमारे पास जो लिक्विड लिमिट को मेज़र करने के जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है कैसेग्रांडे, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जिसके बारे में। दूसरा होता है, एक होता है वन पॉइंट मेथड, ठीक है गाइज, इसका नाम भी आप याद रखोगे, वन पॉइंट मेथड, ठीक है। एक मेथड हमारे पास ये होता है। और एक होता है कौन पेनिट्रेशन मेथड, कौन पेनिट्रेशन मेथड CPM, ठीक है, इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। ये कौन पेनिट्रेशन जो मेथड होता है वो भी आप लोग का एक मेथड होता है। यानी कि तीन मेथड हमारे पास यहाँ पे निकल करके आते हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं, जिसकी हेल्प से हम लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये कैसेग्रांडे मेथड क्या होता है? देखो, हम यहाँ पे कैसेग्रांडे के बारे में ही बात करेंगे गाइज, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कैसेग्रांडे के बारे में पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को कैसेग्रांडे लिक्विड जो लिमिट डिवाइस है आप लोग की, वो दिखाना चाहूँगा किस तरीके की ये होती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग इसको देखना चाहेंगे कि कैसेग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस जो आप लोग की होती है, इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक आपको कप नज़र आ रहा होगा, जो सिल्वर कलर का आप लोग के पास एक कप है, ये आपको नज़र आ रहा होगा गाइज, ये कप होता है आप लोग का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सोइल का पेस्ट होता है, ठीक है, वो सोइल के पेस्ट को हम इसमें डालते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, हैंडल होता है, और नीचे आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। इसी बेस के बारे में क्वेश्चन में बात कर रहा है कि ये जो बेस है आप लोग का वो हार्ड ना हो करके हमने इसको कैसा बनाया, रबर का बनाया है, ठीक है। तब आप लोग को बताना है कि जो लिक्विड लिमिट है सोइल की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस बेस का। सही है। और गाइज एक चीज़ और आप लोग को ये दिख रही होगी, इसको बोलते हैं ग्रूव टूल। इसको क्या बोलते हैं गाइज? ग्रुप टूल हम इसको बोलते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि टेस्ट जो आप लोग का होता है वो किस तरीके से परफॉर्म करा जाता है। इसको ग्रुप टूल हम इसको बोलते हैं। इसमें होता है गाइज कि हमारा जो टूल होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि बीच में बिल्कुल, ठीक है, एक हाफ डायमेंशन में हम एक कट लगाते हैं, ठीक है। और इस कट की जो मैं आप लोग को डायमेंशन बताऊं, ये 12 mm क्या होता है, थिक होता है, जो कट आप लोग का ग्रुप टूल से लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये जो आप लोग का कप होता है, ये 1 सेंटीमीटर की हाइट से फोल्ड कराया जाता है। इस बेस पे जो बेस आप लोग को नज़र आ रहा है, इस पर 1 सेंटीमीटर की हाइट से हम फोल्ड कराते हैं, और लगभग 25 टाइम्स हम ऐसा करते हैं। यानी कि 25 बार इस कप को हम ऊपर लेके जाते हैं, नीचे गिराते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और नीचे लेकर आकर के इसको गिराते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम करते क्या हैं, इसकी हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ हमारा कैसा होता है, इस तरीके का ग्राफ हमारे पास प्लॉट होकर के आता है। एक ग्राफ आप लोग को नज़र आ रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग का फ्लो कर्व है, किस किस के बीच ड्रॉ करा जाता है? जो आप लोग का वाटर कंटेंट है और जो आप लोग का नंबर ऑफ ब्लोज है, ठीक है, इन दोनों के बीच ये आप लोग का ड्रॉ करा जाता है। और ये एक कुछ इस तरीके का ग्राफ आप लोग का आता है। यानी कि जैसे जैसे आप लोग क्या करते हो, नंबर ऑफ ब्लोज को बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे आप लोग की जो लिक्विड लिमिट है वो आप लोग की कम होती जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग का ग्राफ प्लॉट होता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो फ्लो कर्व है, इसकी हेल्प से हम कैसे पता करते हैं? तो देखो भाई, ये जो फ्लो कर्व है ना आप लोग को, ये फ्लो कर्व क्या है, इसका स्लोप, ठीक है, इसका जो स्लोप है फ्लो कर्व का, वो हमको एक फ्लो इंडेक्स देता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझेंगे। ये जो आपका फ्लो कर्व है, इसका जो स्लोप होता है हमको वो क्या देता है, एक फ्लो इंडेक्स हमको देता है। और ये जो फ्लो इंडेक्स होती है, इसकी अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इस फ्लो इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है सोइल की। यानी कि अगर आप लोग का फ्लो इंडेक्स क्या है, बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि सोइल की शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और यही तो हम चाहते हैं कि जो हमारा हीरो है, हीरो क्या है सोइल में, जो सोइल सॉलिड है, तो जो सोइल सॉलिड है आप लोग का, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि अगर किसी भी कर्व में हमको क्या मिल रहा है, फ्लो इंडेक्स बहुत कम मिल रहा है, तो उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो फ्लो इंडेक्स है आपका सोइल का, वो कम से कम
रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया कि जैसे जैसे आपका क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, कम होती रहती है जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है। ये भी एक फैक्टर आप लोगों का कंसिडर करा जाता है। मान लो कि सोइल पेस्ट आप लोग के पास था, ठीक है, अब आप उसमें क्या करो, लिक्विड लिमिट को इंक्रीज़ करो। अगर आप लिक्विड लिमिट को इंक्रीज़ करोगे गाइस, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है सोइल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो फ्लो कर्व होता है सोइल का, वो आपका ये फॉर्मूला उसका निकल कर आता है जो फ्लो कर्व होता है। ठीक है, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला आ जाता है। और नेक्स्ट मैं आप लोग को बात करूँ फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कर्व बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि अगर आप लोग की जो फ्लो कर्व है या फ्लो इंडेक्स है, ठीक है, उसकी जो आप लोग की शियर स्ट्रेंथ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था हमसे गाइज, अब क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था इन्होंने कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो कि इस हार्ड बेस की जगह, जो आपको ब्लैक वाला मैंने दिखाया था, इस हार्ड बेस की जगह आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक अपना सॉफ्टर बेस यूज़ कर रहे हो। तो इस केस में क्या होता है गाइज, लिक्विड लिमिट जो होती है ना सोइल की, वो आप लोग की क्या है, इंक्रीज हो जाती है। लिक्विड लिमिट क्या है सोइल की, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप लोग को पता है कि लिक्विड लिमिट इंक्रीज हुई तो सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिक्विड लिमिट बढ़ने से क्या हो जाती है, सोइल की शियर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। गाइस आपको बताना है कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है सोइल का, उसमें एक मेथड हमारे पास आता है इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है कि जो सिल्ट के जो पार्टिकल होते हैं उसका साइज जो होता है इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे गाइस, सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सब लोग सही आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। देखो भाई, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। जो आप लोगों का सिल्ट होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.75 mm से लेकर के 0.02 mm के बीच आता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन है इसने दोनों तरीके की सॉइल्स को क्लासीफाई करा है। फाइन ग्रेन सॉइल को भी करा है और जो आप लोगों की कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसको भी क्लासीफाई करा है, यानी कि दोनों तरीके की सॉइल को क्लासीफाई करा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो सिल्ट के हमारे साइज़ के पार्टिकल्स आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल में आते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में बात करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे किले की। ठीक है, जो किले होता है आप लोग का वो आता है फाइन ग्रेन सॉइल में। ठीक है, तो किले का जो साइज होता है आप लोग का वो कितना होता है, 0.002 mm से कम अगर आप लोग का पार्टिकल का साइज होगा तो वो आपका कौन सा होगा, किले का होगा। ठीक है, वहीं पर सिल्ट की बात करें तो गाइस जो सिल्ट का आपका पार्टिकल साइज होता है वो 0.002 mm से लेकर के कहाँ तक होता है, 0.075 mm के बीच आप लोग का होता है। ठीक है गाइस, ये फाइन ग्रेन सॉइल के जो दोनों आपके पार्टिकल के साइज हैं कई बार, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो मैं आप लोग को बोलूँगा इसको ऑन द स्पॉट यहीं पे आप लोग इसको याद कर लें। ठीक है, बात करेंगे इस सैंड की। तो सैंड के बारे में अगर बताएं तो सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है आप लोग का वो आप लोग का 0.075 से लेकर के 4.75 mm के बीच होता है। ठीक है, अब ये सैंड भी क्या है, फर्दर 3 तरीके से क्लासीफाई करी गई है आप लोग की। फाइन ग्रेन सॉइल होता है, मीडियम सैंड होता है, ठीक है, और एक कोर्स सैंड होता है, यानी कि फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। ठीक है, इनके पार्टिकल के साइज भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट है आप लोगों का केवल वो सैंड का है, 0.075 से लेकर के और 4.75 तक होता है। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी इस चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि जो आप लोग का सैंड होता है, ठीक है, जो सैंड होता है उसका जो साइज होता है 4.75 mm से कम होता है। ठीक है, और जो आपका ग्रेवल होता है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 4.75 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको याद रखते हैं। तो 4.75 mm से लेकर के 80 mm तक जितने भी पार्टिकल होंगे आपके वो किस में आएंगे, ग्रेवल की कैटेगरी में आएंगे। उसके आगे अगर हम बात करें कोबल की, ठीक है, तो गाइस जो कोबल आप लोग के होते हैं ना, कोबल का जो साइज़ होता है वो 80 से लेकर के 200 mm, ठीक है, 80 mm से लेकर के 200 mm तक के जितने भी आप लोग के पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कोबल होंगे। और अगर बोल्डर की बात करें तो बोल्डर आप लोग का ग्रेटर देन 200 mm, अगर ग्रेटर देन 200 mm आप लोग के पार्टिकल हो जाते हैं तो वो किस में चले जाएंगे, बोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था केवल सिल्ट का जो आप लोग का साइज होगा वो कितना होगा, और सिल्ट आप लोग का किस में आता है, फाइन ग्रेन सॉइल में आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे बोल रहा है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को याद रखेंगे, HRB मतलब हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल बेस्ड ऑन। आप लोग को बताना है जो हाईवे रिसर्च बोर्ड आप लोग का होता है वो आप लोग का सोइल को जो क्लासीफाई करता है इनमें से किस बेस पे आप लोग का क्लासिफिकेशन देता है। वो केवल पार्टिकल साइज को कंसिडर करता है,
वो प्लास्टिसिटी चार्ट को भी कंसिडर करता है, या फिर पार्टिकल साइज और प्लास्टिसिटी चार्ट दोनों को कंसिडर करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सही आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या होगा आप लोग का, जो HRBI हाईवे रिसर्च बोर्ड है वो आप लोग का किसको कंसिडर करता है। तो देखो भाई, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो हाईवे रिसर्च बोर्ड है आप लोग का, वो पार्टिकल साइज़ का तो मतलब पार्टिकल साइज़ को तो लेकर के चलता ही है, और पार्टिकल साइज़ के साथ साथ जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है आप लोग का, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ करा जाता है आप लोग का, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ करा जाता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल आप लोग की होती है उसके लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, इसको भी वो फॉलो करते हैं जो हाईवे रिसर्च बोर्ड वाले आपके होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं और ये किस किस पे बेस्ड होता है, कहाँ पर इसको यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप लोग का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो हाईवे रिसर्च बोर्ड होता है। ठीक है, और ये कंपोजिशन जो पार्टिकल साइज है उसके साथ साथ प्लास्टिसिटी जो चार्ट है उसको भी लेकर के चलते हैं, और इसका जो यूज़ करते हैं ना, जो हमारा पेवमेंट कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हाईवे रिसर्च बोर्ड वाले जो पार्टिकल को क्लासीफाई करते हैं सॉइल के, वो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखेंगे इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई। इसमें कह रहा है कि जो इनऑर्गेनिक सॉइल आप लोगों के पास होती है लो कंप्रेसिबिलिटी की, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा गाइस, जो आप लोग के सॉइल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ हमारे क्या होते हैं, इस मतलब स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उस सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से आप लोग को बताना है कि इनऑर्गेनिक तो सॉइल है और लो कंप्रेसिबिलिटी की है, तो आप इनमें से किस पैरामीटर का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका सही आंसर बताएंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा। देखो गाइज, मैं आप लोग को बताता हूँ, जो आप लोग की यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल और ये लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं आप लोग को बताऊँ किले, सबसे पहले किले की बात करेंगे तो सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी इनऑर्गेनिक किले होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक किले होती है, उस इनऑर्गेनिक किले को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और वहीं पर ओ जो आप लोग के पास होता है, जो ऑर्गेनिक किले होती है, जो ऑर्गेनिक किले होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और जो एम आपके पास पैरामीटर होता है उसको हम यूज़ करते हैं सिल्ट के लिए। यानी कि ये आप लोग का क्लासिफिकेशन आता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, ये किसकी हेल्प से हमको पता लगता है, तो जो प्लास्टिसिटी चार्ट आप लोग का होता है ना, उस प्लास्टिसिटी चार्ट की हेल्प से हम लोगों को पता लग पाता है इन सारी चीज़ों के बारे में। अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में भी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब बचता है ये एल का, एच का और आई का मतलब क्या होता है। तो देखो, एल का मतलब तो होता है लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अगर आई होता है तो उसका मतलब होता है मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, और अगर एच होता है तो उसका मतलब होता है हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर हमारे पास क्या हो जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसका सही आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉइल होती है और लो कंप्रेसिबिलिटी की होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल हमारी कौन सी आ गई, किले आ गई। ठीक है, अब इनमें से अगर हम किले की बात करें तो किले का कौन सा ऑप्शन आप लोगों के पास हो जाता है, ये अगर हम सी की बात करें तो सी हमारे पास कौन से में चला जाता है, इनऑर्गेनिक वाले में चला जाता है, और एच चला जाता है हाई कंप्रेसिबिलिटी में, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो S4 क्या होता है हमारे पास, सैंड होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, सैंड की बात तो करी नहीं है। अब बचा एच वाला, ये भी नहीं हाई होगा, तो लो वाला कौन सा बचा, लो मीडियम सिल्ट वाला बचा। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। ये देखो, अगर आप क्लासिफिकेशन देखना भी चाह रहे हो फाइन ग्रेन सॉइल का, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि फाइन ग्रेन सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं, वो भी हमारे प्लास्टिसिटी चार्ट की हेल्प से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिल्ट देखो, सिल्ट का और किले का। ठीक है, तो सिल्ट का पार्टिकल साइज ये होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, और किले का जो होता है वो कितना होता है, 0.002 mm से आप लोग का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और 0.002 mm से लेकर के 0.75 mm तक जो होता है वो आप लोग का सिल्ट का साइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये मैंने आप लोग को बता ही दिया कि यहाँ पे अगर आप लोग के पास क्या है, Cl है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Cl का मतलब हो गया लो प्लास्टिसिटी इनऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इनऑर्गेनिक किले। और वहीं पे Ml है तो इसका मतलब क्या हो गया, लो प्लास्टिक सिल्ट आप लोग का हो जाता है। और OL है, इसका मतलब क्या हो गया, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक किले आप लोग का हो जाता है। Ci का मतलब हो गया मीडियम प्लास्टिक इनऑर्गेनिक किले हो गया। ठीक है, और Mi का मतलब हो गया मीडियम प्लास्टिक और आपका सिल्ट हो गया। ठीक है, इसको जो हम पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर मान लो जैसे कि Cl है, ठीक है, Cl आप लोगों के पास है, तो Cl का मतलब हो गया ये हमारा जो होगा वो प्रीफिक्स होगा। ये हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, मतलब ये हमारा पहले पढ़ा जाएगा। और ये वाला जो होगा वो हमारा सफिक्स होगा। ये क्या होगा, हमारा सफिक्स होगा। जैसे कि एल की बात करें तो लो कंप्रेसिबिलिटी या लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक आप लोग का किले हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक किले, सी से यही तो बताया था इनऑर्गेनिक किले जो होगा, और ओ से बताया था आप लोग का ऑर्गेनिक किले। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
ये हमारा होता है प्लास्टिसिटी चार्ट। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, प्लास्टिसिटी चार्ट से आप लोग को क्या याद रखना, जो ए लाइन इक्वेशन आप लोग की होती है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आप लोग का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लास्टिक लिमिट आप लोगों से पूछ लेगा क्या होगी, ठीक है, और वो आप लोगों को लिक्विड लिमिट दे करके रखेगा, ठीक है। लिक्विड लिमिट दे देगा तो उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी होती है और इसकी हेल्प से हम इसको निकाल लेते हैं। याद रखेंगे 0.73 ब्रैकेट में WL माइनस के 20 जो होता है आप लोग का प्लास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है 45 के बारे में बात करेंगे। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, गाइज आप लोग को बताना है कि जो सैंड पार्टिकल होते हैं इनमें से किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, इनमें क्वेश्चन नंबर 45 में जो हमारे पास बाकी 3 है वो हमारे पास क्ले मिनरल हैं। क्या है? क्ले मिनरल हैं। क्ले मिनरल होने का क्या मतलब है कि वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्ले में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक ऐसा है जो सैंड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, उसी का नाम आप लोग को बताना है। यानी कि सैंड पार्टिकल इनमें से किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल गाइस आप लोग के रॉक मिनरल से मिलकर के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो आपका केओलाइट होता है, इलाइट होता है, मोंटमोरिलोनाइट होता है, ये हमारे क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्ले में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है, उसमें जनरली आप लोग के प्रेजेंट होते हैं। और जो रॉक मिनरल्स होता है इससे मिलकर के आप लोग का बना होता है जो आप लोग का सैंड पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो क्ले मिनरल, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया क्ले मिनरल्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के पास होता है। जो कैलोनाइट होता है, इलाइट होता है, मोंटमोरिलोनाइट होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे गाइस, जो कैलोनाइट होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, जो आपकी चाइना क्ले होती है ना, चाइना क्ले आप लोगों ने देखी होगी, जो आप लोग के कप वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है, जो चाइना क्ले के ही बने हुए होते हैं, ठीक है, वो आप लोग की होती है। और जो इलाइट के बारे में बात करें तो इलाइट में जो होता है आप लोग का आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, जो आपका कैलोनाइट होता है उसमें कौन सा बॉन्ड आप लोग का बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इलाइट में अगर बात करें तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो मोंटमोरिलोनाइट होता है इसमें आप लोग का वाटर बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि आप लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड और जो वाटर बॉन्ड होता है, जो आपका कैलोलाइट जो मिनरल होता है और मोंटमोरिलोनाइट होता है, उसमें प्रेजेंट होने के बाद इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, तो याद रखेंगे जो आप लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ठीक है, जो किस में होता है, कैलोलाइट जो मिनरल्स होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है, वो आप लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। और मोंटमोरिलोनाइट जो सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक सॉइल में, ठीक है। इसकी वजह से ही क्या होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है हमारी, वो हाई स्वेलिंग, ठीक है, हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग की रिप्रेजेंट करती है जो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 46। द क्ले मिनरल्स विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक इज, गाइस आप लोगों से अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्ले मिनरल्स कौन सा है जिसमें लार्जेस्ट आप लोगों की स्वेलिंग होती है और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को बताया था मोंटमोरिलोनाइट मिनरल्स आप लोग का होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों के लिए लेकर के भी आया हूँ, जो क्ले मिनरल्स होते हैं, जो आपका कायोलिनाइट होता है वो चाइना किले में प्रेजेंट होता है, इलाइट होता है वो मेराइन किले में प्रेजेंट होता है, और जो मोंटमोरिलोनाइट होता है इसकी वजह से हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, और किस में प्रेजेंट होता है आप लोग का, जो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या कह रहा है गाइज, dispersed type of soil structure is an arrangement of comprising particles have, गाइज आप लोगों से डिस्पर्स्ड टाइप जो सोइल आप लोग की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो सोइल स्ट्रक्चर होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है आप लोग की डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो उस डिस्पर्स्ड टाइप स्ट्रक्चर में आप लोग को बताना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। वो फेस टू फेस होते हैं और पैरेलल ओरिएंटेड होते हैं, या फिर एज टू एज ओरिएंटेड होते हैं, एज टू फेस ओरिएंटेड होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे गाइस, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। सब लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा, डिस्पर्स्ड टाइप। तो अब आप पूछेंगे सर पहले तो ये बताइए कि सोइल स्ट्रक्चर ये होती कितने तरीके की हैं, फिर उनमें से डिस्पर्स्ड टाइप कौन सी होती है। मैंने कहा देखो भाई, सोइल जो आप लोग की होती है ना, सोइल स्ट्रक्चर ये कई तरीके की होती हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से हमारी जो मेनली हम फोकस करते हैं वो हमारी डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर और एक होती है फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिस्पर्स्ड की, तो डिस्पर्स्ड में जो होता है ना आपका, वो फेस टू फेस आप लोग के ओरिएंटेड होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं,
इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी कि जो पैरेलल में होते हैं वो इस तरीके से फेस टू फेस क्या होते हैं आप लोग के ओरिएंटेड होते हैं। इस तरीके से आप लोग की सोइल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वहीं पर बात करें हम फ्लैक्यूलेटेड की, जो फ्लैक्यूलेटेड होते हैं आप लोग के, तो फ्लैक्यूलेटेड में आप लोग के एज टू फेस भी होंगे और एज टू एज भी होंगे, ठीक है। एज टू फेस और एज टू एज जो आप लोग के पार्टिकल ओरिएंटेड होते हैं वो आप लोग के किस तरीके की सोइल की स्ट्रक्चर होती है, फ्लैक्यूलेटेड होती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा गाइस, जो फेस टू फेस ओरिएंटेशन है, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स्ड की बात हमसे करी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेस टू फेस होते हैं प्लस पैरेलल ओरिएंटेड भी होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट आ जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोगों से कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज, आप लोगों को बताना है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। स्ट्रेस एज द पार्टिकल कॉन्टैक्ट, जहाँ पर आप लोग के पार्टिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं वहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप्ड होती हैं वो होती हैं, या फिर अ फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, अब फिजिकल पैरामीटर है एक जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। देखो भाई ये तो है नहीं, फिजिकल पैरामीटर तो नहीं है जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजर थोड़ी ना कर सकते हो आप, इसको तो कैलकुलेट करते हो, आप इसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। फिजिकल पैरामीटर तो है लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसको क्या करा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सी की, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्योंकि क्या होता है, एक फंक्शन होता है किसका, जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है सॉइल की उसका। कैसे कि हमको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है सर, वो हमारा जो शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ होती है सॉइल की उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की उसका फंक्शन होता है, मतलब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फिर उसमें कई सारे फैक्टर हमारे होते हैं कि उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, पार्टिकल का कॉन्टैक्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल जो होंगे वो ज़्यादा डेंस हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में आप लोग को बताता हूँ, पहले इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आप लोग को बता दूँगी इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है। ये देखो हमको पता था कि हमारा जो हीरो है वो क्या है, हमारा हीरो सोइल सॉलिड है, हीरो हमारा क्या है गाइज, सोइल सॉलिड है। तो इस सोइल सॉलिड के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं कि हमारा अगर ये था, ये सिचुएशन थी, ठीक है, ये क्या थे, सोइल सॉलिड थे, जो हीरो था हमारा, ठीक है। अब इस सोइल सॉलिड के बीच में हमारा मान लो वाटर प्रेजेंट था, कहीं कहीं पर हमारा क्या था, वाटर प्रेजेंट था। तो गाइज जो हमारा वाटर इस सोइल के अंदर प्रेजेंट होगा और इस पर आप क्या लेके आ रहे हो, लोड लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, लोड लेके आ रहे हो। मान लो कि आपने क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी, इसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, एक सोइल आप लोगों के पास थी और आप लोगों ने बिल्डिंग बना दी। अब जो बिल्डिंग आप लोगों ने बनाई है उसका तो लोड आएगा, उसका तो लोड आएगा। अब जो लोड आएगा वो इस सोइल ही तो उसको बियर करने वाली, जो सोइल है आप लोग की यही तो उसको बियर करेगी। अब सोइल जो बियर करेगी उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, आप लोग का एयर भी होगा, आप लोग का वाटर भी होगा और आप लोग का क्या होगा, सोइल सॉलिड भी होगा जो हीरो होगा, ठीक है। तो वाटर को तो हम जो हमारी एयर होती है जनरली हम उसको तो नेगलेक्ट कर देते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं इसमें केवल आप लोग का वाटर और क्या है, जो हीरो है हमारा सोइल सॉलिड वो प्रेजेंट है। यानी कि अभी जो आप लोग का लोड आने वाला है उस बिल्डिंग का, ये सोइल सॉलिड और जो वाटर है दोनों मिलकर के उनको बियर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो पार्टिकल हैं, जो आप लोग का सोइल सॉलिड है, जो आपका हीरो है, अगर ये जितनी स्ट्रेस को बियर करता है उसको तो हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। जो सोइल सॉलिड जो हीरो हमारा है वो स्ट्रेस को जितना बियर करेगा उसको तो बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। और जो आप लोग का वाटर है जितना वो स्ट्रेस को कैरी करेगा, ठीक है, वो आप लोग का हो जाता है पोर वाटर प्रेशर। यानी कि अभी क्या है, दोनों लोग जो हैं वो मिल करके क्या करते हैं, उस लोड को बियर करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, टोटल स्ट्रेस बोल देते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, टोटल स्ट्रेस बोल देते हैं, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस के पोर वाटर प्रेशर। यानी कि जो टोटल स्ट्रेस या टोटल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही थी वो सोइल सॉलिड ने, जो हमारा हीरो था उसने हमारी कैरी करी, और जो हमारा वाटर था, ठीक है, उसने कैरी करी, दोनों ने मिल करके क्या करा, उसको कैरी करा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल लोड आ रहे थे वो इसकी वजह से कैरी हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मेन हमारा होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर अपना कर देते हैं। यानी कि जितना भी सोइल कैरी कर रहा था और जितना भी टोटल हमारे पास है उसमें माइनस करके हम क्या निकाल लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेते हैं कि हमारा जो हीरो है वो कितना स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। वही जो स्ट्रेस हमारा कैरी करता है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सोइल। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ सारी चीज़ें कि जो टोटल स्ट्रेस होती है हमारे पास वो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो इंटरग्रेंगुलर प्रेशर भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, ग्रेंगुलर पार्टिकल्स होते हैं और वो आप लोग का प्रेशर को कैरी करते हैं, ठीक है। वैसे ही पोर वाटर प्रेशर होता है,
ये आप लोग का नेचुरल आप लोग का क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो, ये आप लोग का टोटल आ जाता है। ठीक है, वहीं पर इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे देखो गाइज, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में आप पढ़ सकते हो कि ये क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन आप लोग का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है सबसे पहली चीज़। और इसमें क्या होता है, जो आप लोग के वॉइड्स होते हैं वो आप लोग के कम हो जाते हैं। ठीक है, वॉइड्स कम होने की वजह से जो डेंसनेस है आप लोग की सोइल की वो बढ़ जाती है, यानी कि डेंस हो जाती है सोइल, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइनली शियर स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है सोइल की। और हमारा जो मेन एम होता है वो भी तो यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से आप लोग की जो शियर स्ट्रेंथ है सोइल की वो बढ़ जाए। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरग्रैंगुलर स्ट्रेस भी बोलते हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि इंटरग्रैंगुलर स्ट्रेस क्या होती हैं, तो याद रखेंगे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रैंगुलर स्ट्रेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज आप लोग का, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है आप लोग का राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कोज। आप लोग को बताना है कि आप लोग का जो राइज ऑफ वाटर टेबल है वो कहाँ तक अबव द ग्राउंड सरफेस। अगर मान लो कि यहाँ पे आप लोग का ग्राउंड लेवल था, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल था, और जो आप लोग का वाटर टेबल है वो आप लोग का क्या कर जाता है, राइज कर जाता है ग्राउंड टेबल से ऊपर। ठीक है, राइज द वाटर टेबल अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर आप लोग का चला जाता है, तो उसकी वजह से बताना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किस पर, इफेक्टिव स्ट्रेस पर। यहाँ पे देखो क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या क्या होने वाला है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उन पर क्या असर पड़ेगा और जो पोर वाटर प्रेशर है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता दूंगा इसका सही आंसर पहले ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो आप लोग का वाटर टेबल राइज करता है उसकी वजह से क्या होता है, जो पोर वाटर प्रेशर है और जो टोटल स्ट्रेसेस हैं वो आप लोग की क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। चलिए बात करेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो गाइज, हमको पता है कि हमारे पास जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस है, एक सेकेंड मैं आप लोग को बताता हूँ, एक मिनट। देखो गाइस, होता क्या है कि हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास क्या था, ग्राउंड लेवल था। ठीक है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा सोइल था। ठीक है, तो जो आपके पास सोइल था या फिर आप लोग के पास जो वाटर था इसके नीचे ही प्रेजेंट था, तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें थी वो आप लोग की क्या थी, आपस में मिल करके क्या थी, एक स्ट्रेस को कैरी कर रही थी। ठीक है, जो भी स्ट्रेस आप लोग का आ रहा था उसको कैरी कर रही थी। लेकिन अगर वाटर टेबल कहीं यहाँ पे प्रेजेंट था तो जो आप लोग का जो सोइल सॉलिड था वो यहाँ भी स्ट्रेस को कैरी कर रहा था, और जहाँ पर वाटर टेबल है उसके नीचे भी वो आप लोग का जो सोइल सॉलिड है स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। लेकिन वाटर आप लोगों का केवल इस लेवल पे जो स्ट्रेसेस हैं, इससे नीचे जो आने वाली स्ट्रेसेस हैं केवल उसको कैरी कर रहा है। तो एक बात बताओ, सोइल सॉलिड तो आप लोग का यहाँ भी स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो सोइल सॉलिड जो आप लोग का वो ज़्यादा स्ट्रेस को कैरी करेगा एज कम्पेयर टू पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर तो केवल इतने से सेक्शन में आप लोग का क्या है, स्ट्रेस को कैरी कर रहा है, और जो आप लोग का सोइल सॉलिड है वो यहाँ पे भी स्ट्रेस को कैरी कर रहा है और यहाँ पे भी स्ट्रेस को कैरी कर रहा है, दो जगह स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो आप लोग की क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, पोर वाटर प्रेशर से इस केस में। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम बात करेंगे गाइस किसकी, अगर मान लो कि ये आप लोग का जो ग्राउंड ये आपका जो वाटर टेबल है ये आप लोग का ऊपर राइज कर जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल आप लोग का क्या है, ऊपर राइज कर जाता है। जब ऊपर राइज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब जो स्ट्रेसेस आने वाली हैं उसको पोर वाटर प्रेशर भी कैरी करेगा और जो सोइल सॉलिड है वो भी कैरी करेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से ये होगा आप लोग का जो टोटल स्ट्रेस थी वो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस के पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि अब इफेक्टिव स्ट्रेस तो आप लोग की क्या होंगी, कॉन्स्टेंट ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि अभी तो क्या है कि वाटर कहीं भी कैरी करे तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना। क्यों कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप लोग का जो सोइल सॉलिड है वो तो अभी भी स्ट्रेस को कैरी कर रहा है ना, वो तो यहाँ भी इस सेक्शन में भी स्ट्रेस को कैरी कर रहा था पहले भी, और अभी भी इस सेक्शन में स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। चाहे आप वाटर टेबल ऊपर कहीं तक भी ले जाओ, जो आप लोग का सोइल सॉलिड था वो तो स्ट्रेस को जितना पहले कैरी कर रहा था अब भी उतना ही कैरी कर रहा है। लेकिन आप लोग का क्या होगा कि पोर वाटर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर का जो टोटल स्ट्रेस है वो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस के पोर वाटर, अब वाटर ज़्यादा स्ट्रेस को कैरी करेगा। जब पोर वाटर प्रेशर जो है स्ट्रेस को ज़्यादा कैरी करेगा तो टोटल स्ट्रेस आप लोग क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो आप लोग का क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, ये तो जितना पहले कैरी कर रहा था उतना भी अभी कैरी कर रहा है, चाहे वाटर टेबल को कहीं भी ले जाओ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप लोग का टोटल स्ट्रेस होता है और पोर वाटर प्रेशर होता है वो इक्वली इंक्रीज होते हैं आप लोग के, जब आप लोग का वाटर टेबल क्या है ऊपर राइज करता है ग्राउंड वाटर टेबल से या ग्राउंड लेवल से, जो आप लोग का वाटर टेबल है वो ऊपर जाता है, तो उसकी वजह से वो पोर वाटर प्रेशर है और जो टोटल स्ट्रेस है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ वाटर इज इन अ स्विमिंग पूल
आर रेस्पेक्टिवली। गाइस हमको बताना है टोटल स्ट्रेस हमको बतानी है और इफेक्टिव स्ट्रेस हमको बतानी है कितनी होंगी किस डेप्थ पे 5 मीटर नीचे। अगर एक स्विमिंग पूल है आपके पास, ठीक है, जिसमें पानी आप लोग का भरा हुआ है, तो उससे 5 मीटर नीचे जाओ और 5 मीटर नीचे जाने पे ये बताओ कि टोटल स्ट्रेस कितनी होंगी और इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होंगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन ऑप्शंस में से सही आंसर आप लोग को बताना है। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को सोल्यूशन इसका बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हमको टोटल स्ट्रेस निकालनी है तो टोटल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा इंटू एच, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है, जो भी यूनिट वेट होगा सोइल का इंटू जिस हाइट पे आप लोगों को निकालना है, जिस डेप्थ पे आप लोगों को निकालना है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बस आप फॉर्मूला इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो यूनिट वेट होता कितना है, यूनिट वेट की अगर हम बात करें गामा इंटू एच, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो गामा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10 होता है। ठीक है, अगर किलो न्यूटन में बात करें तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात करें तो 10 होता है, और एच की वैल्यू की बात करें तो 5 मीटर होता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर हमको किलोग्राम पर सेंटीमीटर में दे रखा है, और जब इसको आप सोल्व करोगे ना 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, तो किलोग्राम में आप लोग के पास 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे देखो 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो पोर वाटर प्रेशर का भी सेम रहेगा, गामा इंटू एच रहेगा। ठीक है, तो उस केस में भी आप लोगों का क्या जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, टोटल स्ट्रेस की और एक आप लोग के पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। और जब आप लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर, और जब 0.5 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, जो टोटल स्ट्रेस है वो तो आप लोग के पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर है वो भी 0.5 किलोग्राम आ जाएगा, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन कौन सी हमसे पूछी थी वो देख लो एक बार। एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस पूछी थी जो कि हमारी कितनी होगी, 0 हो गई, और टोटल स्ट्रेस हमसे पूछी थी 0.5 हो गई। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।